बिहार के एक छोटे से जिले के सुंदर गांव में एक कच्चा सा मकान था जहां अंजलि रहती थी। अंजलि एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद होनहार लड़की थी। उसके पिता एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे, इसलिए घर में शिक्षा का माहौल तो था, लेकिन गरीबी भी उतनी ही थी। अंजलि बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल आती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह अक्सर अपने पिता से पूछती थी कि बाबूजी, क्या मैं भी एक दिन बड़ी अफसर बन सकती हूँ? उसके पिता उसके सिर पर हाथ रखकर कहते कि हाँ बेटी, अगर तुम्हारी लगन सच्ची है तो तुम आसमान भी छू सकती हो। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब अंजलि बीए के पहले साल में थी, तभी अचानक उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। घर का सारा बोझ अंजलि की माँ और खुद अंजलि पर आ गया। माँ ने जैसे तैसे घर संभाला, लेकिन समाज और रिश्तेदारों का दबाव बढ़ने लगा। हर कोई यही कहता कि लड़की जवान है, पिता का साया नहीं है, इसकी जल्दी शादी कर दो। माँ कमजोर थी, इसलिए समाज के दबाव के आगे झुक गई। अंजलि की पढ़ाई बीच में ही छूट गई और 20 साल की उम्र में उसकी शादी पास के ही एक कस्बे में रहने वाले रवि से कर दी गई। रवि का परिवार आर्थिक रूप से ठीक था। उनकी अपनी किराने की बड़ी दुकान थी और थोड़ी जमीन जायदाद भी थी। शादी से पहले अंजलि को बताया गया था कि लड़का समझदार है और वह उसे आगे पढ़ने देगा। अंजलि ने इसी उम्मीद में शादी के लिए हाँ कर दी थी कि शायद ससुराल जाकर वह अपना सपना पूरा कर सकेगी। वह अफसर बनना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसके पिता ने जो सपना देखा था वह उसे सच कर दिखाए। डोली उठी और अंजलि अपने ससुराल आ गई। शुरुआती कुछ दिन तो रस्मों रिवाज में अच्छे से बीते, लेकिन जैसे ही कुछ महीने गुजरे, ससुराल का असली चेहरा सामने आने लगा। रवि एक बहुत ही अभिमानी और गुस्सैल स्वभाव का इंसान था। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है और पढ़ाई लिखाई सिर्फ समय की बर्बादी है। अंजलि ने जब पहली बार रवि से अपनी आगे की पढ़ाई की बात की तो रवि जोर से हंसा। उसने कहा कि अरे, तुम्हें क्या कलेक्टर बनना है जो पढ़ाई करोगी? हमारे घर की बहुएं घर में रहती हैं, बाहर जाकर नौकरियां नहीं करती। अंजलि का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा शायद वक्त के साथ रवि मान जाएगा। घर में अंजलि की सास का व्यवहार भी बहुत सख्त था। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करना, मवेशियों को चारा डालना, खाना बनाना और रात को सबके सोने के बाद सोना। अंजलि की जिंदगी बस इसी दायरे में सिमट कर रह गई थी। किताबों की जगह अब उसके हाथों में बर्तन और झाड़ू थे, लेकिन उसके मन के किसी कोने में अभी भी वह सपना सांस ले रहा था। वह चोरी छिपे अखबार के पुराने टुकड़े पढ़ा करती थी। कभी रद्दी में आई कोई किताब मिल जाती तो उसे ही पढ़ने लगती। एक दिन रवि ने उसे काम के बीच में किताब पढ़ते हुए देख लिया। रवि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अंजलि के हाथ से किताब छीनी और उसे चूल्हे की आग में डाल दिया। अंजलि चीख पड़ी और आग से किताब निकालने के लिए दौड़ी, लेकिन तब तक पन्ने जल चुके थे। रवि ने उसे धक्का देते हुए कहा कि अगर आज के बाद तेरे हाथ में किताब दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे सिर्फ घर का काम करना है और अगर यह मंजूर नहीं तो अपने मायके वापस जा सकती है। उस रात अंजलि बहुत रोई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। वह एक पिंजरे में बंद थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वक्त गुजरता गया। 1 साल, 2 साल और फिर 3 साल बीत गए। अंजलि की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। रवि का व्यवहार उसके प्रति और भी बुरा होता गया। वह शराब पीने लगा था और अक्सर नशे में घर आकर अंजलि के साथ मारपीट करता। सास भी अपने बेटे का ही पक्ष लेती और कहती कि औरत को मार सहना आना चाहिए। अंजलि चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। माँ बूढ़ी हो चुकी थी और वह उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन हर इंसान के सहने की एक सीमा होती है और एक दिन वह सीमा टूट गई। वह दिवाली की रात थी। पूरा गांव दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। रवि शराब के नशे में धुत होकर घर आया। अंजलि ने जब उसे खाना परोसा तो सब्जी में नमक थोड़ा कम था। बस इतनी सी बात पर रवि ने खाने की थाली उठाकर आंगन में फेंक दी और अंजलि को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ घर के बाहर ले आया। उसने सबके सामने अंजलि को गालियां दी और कहा कि निकल जा मेरे घर से, तू मेरे घर में रहने के लायक नहीं है। आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। अंजलि गिड़गिड़ाती रही, माफी मांगती रही, लेकिन रवि ने दरवाजा बंद कर लिया। अंजलि उस सर्द रात में घर के बाहर चबूतरे पर बैठी रही। उसे उम्मीद थी कि शायद रवि का गुस्सा शांत होगा और वह दरवाजा खोलेगा, लेकिन रात बीत गई और सुबह हो गई। दरवाजा नहीं खुला। उस सुबह जब सूरज की पहली किरण अंजलि के चेहरे पर पड़ी तो उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। उसने उस बंद दरवाजे की तरफ देखा और मन ही मन एक कसम खाई। उसने कसम खाई कि वह अब कभी इस चौखट पर वापस नहीं आएगी। वह अब तभी वापस आएगी जब वह कुछ बन जाएगी, जब उसकी अपनी एक पहचान होगी। अंजलि ने अपनी आंखों को पोंछा और गांव की पगडंडी पर चल पड़ी। उसके पास न पैसा था न कपड़े, बस तन पर जो साड़ी थी उसी में वह निकल पड़ी। वह जानती थी कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन वह यह भी जानती थी
कि अब पीछे मुड़कर देखना मौत के बराबर है। वह पैदल ही कई किलोमीटर चलकर शहर जाने वाली बस में बैठ गई। उसने अपने कानों की बालियां बेचकर जो थोड़े से पैसे मिले थे उनसे दिल्ली का टिकट लिया। दिल्ली, जहां हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। दिल्ली पहुंचकर अंजलि की असली परीक्षा शुरू हुई। एक अनजान शहर जहां उसका कोई अपना नहीं था, रहने को छत नहीं थी और खाने को रोटी नहीं। उसने शुरुआती कुछ रातें रेलवे स्टेशन और गुरुद्वारे के बाहर सोकर बिताई, लेकिन उसे पता था कि ऐसे काम नहीं चलेगा। उसे काम ढूंढना होगा। उसने लोगों के घरों में काम मांगना शुरू किया। एक दयालु बुजुर्ग महिला ने उसे अपने घर में खाना बनाने और सफाई का काम दे दिया और साथ ही अपने घर के एक छोटे से स्टोर रूम में रहने की जगह भी दे दी। अंजलि के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। दिन भर वह उस घर में काम करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती और रात को जब सब सो जाते तो वह अपनी पढ़ाई करती। उसने अपनी मालकिन से कहकर कुछ पुरानी किताबें मंगवाईं। अंजलि का लक्ष्य अब साफ था। उसे यूपीएसएससी की परीक्षा पास करनी थी और आईएएस अफसर बनना था। यह सपना जो उसके पिता ने देखा था अब उसके जीने की वजह बन गया था। संघर्ष के दिन बहुत लंबे थे। कई बार ऐसा होता कि अंजलि को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। वह भूख को पानी पीकर मार लेती। कभी कभी उसे रवि की याद आती, उसके ताने याद आते, वह अपमान याद आता जो उसने भरी सभा में किया था। वह अपमान अंजलि के अंदर एक आग की तरह जलता रहता और उसे सोने नहीं देता। जब भी उसे नींद आती वह अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारती और फिर से पढ़ने बैठ जाती। अंग्रेजी उसकी कमजोर थी, इसलिए उसने हिंदी माध्यम से ही परीक्षा देने का फैसला किया। उसने अखबारों के संपादकीय रट लिए। भूगोल, इतिहास और राजनीति शास्त्र की हर बारीक जानकारी उसने अपने दिमाग में बैठा ली। 4 साल बीत गए। इस दौरान अंजलि ने दुनिया से अपना नाता पूरी तरह तोड़ लिया था। उसे नहीं पता था कि उसके गांव में क्या हो रहा है, रवि कहाँ है या उसकी माँ कैसी है। उसका बस एक ही अर्जुन की तरह लक्ष्य था, लाल बत्ती वाली गाड़ी। अंजलि ने पहली बार परीक्षा दी लेकिन वह प्रीलिम्स में ही फेल हो गई। उसे बहुत दुख हुआ लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी कमियों को सुधारा और दुगने जोश के साथ तैयारी में जुट गई। अगले साल उसने फिर परीक्षा दी। इस बार वह इंटरव्यू तक पहुंची लेकिन फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं आया। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वह पूरी रात रोती रही। उसे लगा कि शायद रवि सही कहता था, वह कभी कुछ नहीं बन सकती। लेकिन अगली सुबह उसने खुद को आईने में देखा और कहा कि अंजलि, तू यहाँ हार मानकर वापस जाने के लिए नहीं आई है। एक आखिरी कोशिश और इस बार या तो जीत मिलेगी या फिर जिंदगी खत्म। तीसरे प्रयास में अंजलि ने अपनी जान लगा दी। उसने दिन रात एक कर दिया और फिर वह दिन आया जिसका उसे बरसों से इंतजार था। रिजल्ट आया और अंजलि का नाम मेरिट लिस्ट में था। उसने न सिर्फ परीक्षा पास की थी बल्कि पूरे देश में अच्छी रैंक भी हासिल की थी। वह अब एक आईएएस अफसर बन चुकी थी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अंजलि को उसी राज्य के एक बड़े जिले में डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात किया गया। यह वही राज्य था जहां से उसे कभी अपमानित करके निकाला गया था। अंजलि जब अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर अपने दफ्तर जा रही थी तो उसे वह काली रात याद आ रही थी जब वह पैदल घर से निकली थी। आज वक्त का पहिया पूरा घूम चुका था। अंजलि एक सख्त और ईमानदार अफसर के रूप में जानी जाने लगी। वह गरीबों की मदद करती और अन्याय के खिलाफ सख्त कदम उठाती। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे दुर्गा के नाम से बुलाने लगे। 10 साल बीत चुके थे। अंजलि की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके पास अब सब कुछ था, पावर, पैसा, इज्जत और शोहरत, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक खालीपन था। उसने कभी दूसरी शादी नहीं की। उसने अपनी माँ को अपने पास बुला लिया था और उनकी सेवा करती थी। एक दिन अंजलि को एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल वाले शहर में एक बड़े मेले की व्यवस्था देखने के लिए भेजा गया। सावन का महीना था और शहर में लाखों कांवरियों और श्रद्धालुओं की भीड़ थी। डीएम होने के नाते सुरक्षा और व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी अंजलि के कंधों पर थी। वह अपनी टीम के साथ शहर का दौरा कर रही थी। सायरन बजाती गाड़ियां, पुलिस का काफिला और बीच में डीएम साहिबा की गाड़ी। हर तरफ हड़कंप मचा हुआ था। अंजलि ने अपनी गाड़ी एक बड़े मंदिर के पास रुकवाई। वहां सड़कों पर बहुत अतिक्रमण था और भिखारियों की भीड़ लगी हुई थी जो दर्शनार्थियों को परेशान कर रहे थे। अंजलि अपनी गाड़ी से उतरी। पुलिस वाले डंडे फटकार कर भिखारियों और रास्ते में बैठे लोगों को हटा रहे थे। हटो हटो यहाँ से, मैडम आ रही हैं, पुलिस वाले चिल्ला रहे थे। अंजलि अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाए कड़क वर्दी में चल रही थी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए एक भिखारी पर पड़ी। पुलिस वाला उसे डंडे से मारने ही जा रहा था कि वह भिखारी गिड़गिड़ाया, साहब मत मारो, मैं बहुत बीमार हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वह आवाज, अंजलि के कदम अचानक रुक गए। वह आवाज जानी पहचानी थी। हजारों की भीड़ में भी वह आवाज उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। अंजलि ने हाथ उठाकर पुलिस वाले को रुकने का इशारा किया। वह धीरे धीरे
उस भिखारी की तरफ बढ़ी। भिखारी की हालत बहुत खराब थी। उसके बाल और दाढ़ी बेतहाशा बढ़े हुए थे और उनमें धूल मिट्टी जमी थी। कपड़े चिथड़े हो चुके थे और उसके एक पैर में गहरा घाव था जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। वह अपनी सूखी और कांपती हुई उंगलियों से जमीन पर पड़ा एक झूठा टुकड़ा उठाने की कोशिश कर रहा था। अंजलि उसके बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो गई। उसने अपना चश्मा उतारा और झुककर उस भिखारी के चेहरे को गौर से देखा। मैल और दाढ़ी के पीछे छुपे उस चेहरे को पहचानने में अंजलि को एक पल भी नहीं लगा। ये वही चेहरा था, वही माथा, वही आंखें। यह रवि था, उसका पति रवि। वह रवि जिसने कभी उसे घर से धक्के मारकर निकाला था। वह रवि जिसे अपने पैसे और रुतबे पर इतना घमंड था। आज वह रवि सड़क पर एक जानवर से भी बदतर हालत में पड़ा था। अंजलि सन्न रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 10 साल, सिर्फ 10 साल में वक्त ने ऐसा पलटा खाया था कि जो राजा था वह रंक बन गया था। रवि ने जब देखा कि एक बड़ी अफसर उसे घूर रही है तो वह डर गया। वह हाथ जोड़कर कांपते हुए बोला, मैडम जी, मुझे माफ कर दो, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। रवि ने अंजलि को नहीं पहचाना। शायद वह पहचान भी नहीं सकता था, क्योंकि अंजलि अब वह डरी सहमी गांव की बहू नहीं थी, वह जिले की मालिक थी। अंजलि का गला रुंध गया। पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगीं। वह मार, वह गालियां, वह अपमान। अंजलि का मन हुआ कि वह वहां से चली जाए, उसे उसी हाल में छोड़ दे। यही तो वह सजा थी जो उसे मिलनी चाहिए थी। लेकिन फिर अंजलि के संस्कार, उसकी शिक्षा और उसके पद की गरिमा आड़े आ गई। उसने पुलिस वाले से कहा, इसे उठाओ और मेरी गाड़ी में बैठाओ। पुलिस वाले और वहां खड़े लोग हैरान रह गए। डीएम साहिबा एक गंदे बदबूदार भिखारी को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठा रही हैं। मैडम, ये पागल है, गंदा है, एम्बुलेंस बुला देते हैं, एक अफसर ने कहा। मैंने कहा ना, इसे मेरी गाड़ी में बैठाओ, अंजलि ने सख्त लहजे में कहा। रवि डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा कि आज तो वह गया, उसे शायद जेल ले जाया जा रहा है। अंजलि उसे लेकर सीधे अपने सरकारी बंगले पर पहुंची। उसने नौकरों को आदेश दिया कि इस आदमी को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाए जाएं और डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाए। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब उसे नहलाकर साफ कपड़े पहनाकर ड्राइंग रूम में लाया गया तो वह पहचान में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने उसके घाव की मरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाया गया। अंजलि अब अपने कमरे से बाहर आई। उसने अब अपनी वर्दी उतार दी थी और एक साधारण साड़ी पहनी थी। वह रवि के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। रवि सिर झुकाए बैठा था। अंजलि ने भारी आवाज में पूछा, पहचाना मुझे? रवि ने धीरे से सिर उठाया। उसने अंजलि को देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई, फिर एक धुंधलापन और फिर अचानक जैसे बिजली कौंध गई हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके होंठ फड़फड़ाए। अंजलि। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखती रही। रवि कुर्सी से नीचे गिर पड़ा और अंजलि के पैरों में अपना सिर रख दिया। वह फूट फूट कर रोने लगा। एक बच्चे की तरह उसका रोना रुक ही नहीं रहा था। अंजलि, तुम यहाँ और मैं, मुझे माफ कर दो अंजलि, मुझे मार डालो लेकिन मुझे माफ कर दो। अंजलि ने अपने पैर पीछे नहीं हटाए। वह चुपचाप उसे रोते हुए देखती रही। जब रवि थोड़ा शांत हुआ तो अंजलि ने पूछा, यह हाल कैसे हुआ तुम्हारा? तुम्हारे पास तो सब कुछ था, दुकान, जमीन, घर, परिवार। रवि ने सिसकते हुए अपनी बर्बादी की कहानी सुनाई। तुम्हारे जाने के बाद सब खत्म हो गया अंजलि। मेरे घमंड ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने शराब में सब कुछ डुबो दिया। जुए की लत लग गई। दुकान बिक गई, खेत बिक गए। माँ इस सदमे में चल बसी। कर्जदारों ने घर से निकाल दिया। मैं दर दर की ठोकरें खाने लगा। मुझे बाद में एहसास हुआ कि तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी थी। जब तक तुम थी, बरकत थी। तुम्हारे जाते ही घर में कंगाली आ गई। मैं पिछले 5 साल से भीख मांग रहा हूँ। मुझे लगा था कि मैं इसी सड़क पर कुत्ते की मौत मर जाऊंगा, लेकिन भगवान ने मुझे आज तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया ताकि मैं अपने पापों की माफी मांग सकूं। रवि फिर से रोने लगा। मुझे जेल में डाल दो अंजलि, मैं इसी लायक हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारे सपने तोड़े, तुम्हें मारा पीटा। अंजलि की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, रवि, मैंने तुम्हें माफ किया। रवि ने चौंक कर ऊपर देखा। माफ किया? इतने जुल्मों के बाद भी? अंजलि ने कहा, हाँ, क्योंकि अगर मैं भी बदला लेने की सोचती तो मुझ में और तुम में क्या फर्क रह जाता? शिक्षा हमें इंसान बनना सिखाती है, जानवर नहीं। आज मैं जिस पद पर हूँ वहाँ नफरत की कोई जगह नहीं है। और सच तो यह है कि अगर तुमने मुझे उस दिन घर से नहीं निकाला होता तो शायद मैं आज भी उसी चूल्हे चौके में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही होती। तुम्हारी उस ठोकर ने ही मुझे चलना सिखाया। रवि शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अंजलि का यह रूप देवी जैसा लग रहा था। अंजलि ने आगे कहा, लेकिन रवि, मैं तुम्हें अपने साथ अपने पति के रूप में नहीं रख सकती। वह रिश्ता उसी रात खत्म हो गया था जब तुमने मुझे घर से निकाला था। मेरा समाज और मेरा पद मुझे इसकी इजाजत नहीं देता, और न ही मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए वह जगह बची है। रवि ने सिर झुका लिया। मैं समझता हूँ अंजलि, मैं तो तुम्हारे घर का नौकर बनने के लायक भी नहीं हूँ। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। अंजलि ने कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं,
सुधारने का मौका दूंगी। मैं तुम्हें एक नशा मुक्ति केंद्र भेजूंगी, वहां तुम्हारा इलाज होगा। उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगी कि तुम अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सको। कोई छोटा मोटा काम शुरू करना और इज्जत की रोटी कमाना, भीख मांगना बंद करो। अंजलि ने अपना वादा निभाया। उसने रवि का इलाज करवाया और उसे एक नई जिंदगी जीने का मौका दिया। रवि ने भी कसम खाई कि वह अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। वह एक आश्रम में रहकर सेवा करने लगा और अपनी बाकी की जिंदगी उसने अपने पापों के प्रायश्चित में बिता दी। इस कहानी का अंत यही है, वक्त बहुत बलवान होता है। जो इंसान आज अर्श पर है वह कल फर्श पर हो सकता है। इसलिए कभी भी अपने पद, पैसे या ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, एक औरत को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर वह सरस्वती बनकर ज्ञान प्राप्त कर सकती है तो वक्त आने पर दुर्गा बनकर संहार भी कर सकती है और लक्ष्मी बनकर किसी का उद्धार भी कर सकती है। अंजलि ने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदली और अपनी दयालुता से उस इंसान को भी जीवनदान दिया जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यही असली जीत है।